हेलो। तो कल जो है कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो लैंजोआ थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, इसको हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें बेसिकली जो हो रहा है उसमें ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग ऑन ए रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? पहले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा। Z जो है एटॉमिक नंबर है और इसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन द ऑर्बिट, इट इज ए करंट कैरिंग लूप, जिसकी वजह से जो है इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, करंट इनटू एरिया, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इन दैट मैग्नेटिक फील्ड एक एडिशनल फोर्स लगता है विच इज द मैग्नेटिक फोर्स ई बी, ई वी क्रॉस बी। v की वैल्यू हम v बराबर आर ओमेगा रखते हैं, तो ई बी आर ओमेगा जो है हमारा फोर्स निकलता है। अब जो है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस। दो फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में जो है ये है। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक मैग्नेटिक फोर्स है। और in the presence of these two forces there is a new angular frequency, angular velocity ओमेगा जो है ये एक दूसरा वैल्यू ले लेता है। और इस वैल्यू को जो है हम लोग इवेल्युएट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है क्वाड्रेटिक है ओमेगा में। इसके दो रूट्स हैं, ये दो रूट्स हम लोगों ने देखे। तो इसमें देखो जो तुम्हारा ओमेगा आ रहा है, दिस हैज ए क्वांटिटी ई बी बाई टू एम। ई बी बाई टू एम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में, ठीक है। लार्मर थ्योरम में पढ़ा है हम लोगों ने कि लार्मर थ्योरम में ये बताया जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मोशन होता है वो प्रिसिजनल मोशन होता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है एंगुलर वेलोसिटी इज ई बाई टू एम इंटू बी, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लार्मर्स थ्योरम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि ये डायमैग्नेटिज्म के थ्योरी को किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है। तो लेट अस मूव फर्दर। और इसी से रिलेटेड जो है तुम्हारा थ्योरी है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है, कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को लैंजोआ थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया गया था, लैंजोआ थ्योरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वी हैव ए डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the presence of an external magnetic field. Thus, we see that there is an addition, that there is a new angular velocity of the electron in the presence of the external magnetic field B। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो है इसका एक दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो ई बी बाई टू एम है, दिस इज मच लेस देन ओमेगा नॉट। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड और टू रीराइट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी with the result that it is much less than omega naught. We can write the new angular velocity as, इस न्यू एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? We can express it as प्लस माइनस ओमेगा नॉट माइनस ई बी बाई टू एम, ठीक है।
So this is the new angular velocity that you are getting. ये एक नया एंगुलर वेलोसिटी, माने वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो रिवॉल्व कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लार्मर थ्योरम. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लार्मर थ्योरम which says that in the presence of magnetic field, the electron undergoes a precisional motion. तो यहाँ पे जो मोशन होता है वो प्रिसिजनल मोशन होता है. लार्मर थ्योरम के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, प्रिसिजनल मोशन होता है, ये लार्मर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा. तो एज ए रिजल्ट हो क्या रहा है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है रिवॉल्यूशन का इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये चेंज हो जा रहा है. द नेट रिजल्ट इज दैट द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is changing the speed of revolution of the electron about the न्यूक्लियस के अबाउट जो रिवोल्यूशन कर रहा था उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दिस इज द नेट रिजल्ट that we are obtaining. तो ये चेंज कितना हुआ, इस चेंज को हमने कैलकुलेट करना है. तो अगर ये पहले अगर n था, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन था वो n था, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी अगर n था तो अभी जो है इसमें चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज डेल n. द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी of the revolution of the electron is, इसको अगर हम डेल n से डिनोट करें, सो दिस इज Eb by 4 pi m. ये चेंज हो रहा है, पहले अगर n था तो अभी ये चेंज हो रहा है Eb by 4 pi m. ठीक है, ये चेंज हो रहा है इसमें. अगर रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू करंट एलिमेंट क्रॉस एरिया एलिमेंट. तो ये करंट जो है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो चार्ज जिस रेट से चेंज हो रहा है. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन चेंज हो रहा है, दिस मीन्स जो करंट है, जो रेट है चार्ज का मोशन का टाइम के साथ, वो भी चेंज हो रहा है. एज ए रिजल्ट हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो रहा है. Due to this change in frequency of the revolution of the electron, there is a change in the current, and thus there is a change in the magnetic field, sorry, magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट में भी जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है. तो मैग्नेटिक मोमेंट में कितना चेंज हुआ, तो उसको हम डेल m से अगर डिनोट करें, एंड वी हैव दिस न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, तो हमारा जो डेल m है, दिस डेल m is b square e square r square by 4m. ये जो है हमारा चेंज हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट में. मैग्नेटिक मोमेंट में यदि चेंज होगा तो देयर विल बी चेंजेस इन द मैग्नेटिक तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इट इज चेंजिंग
when there is an external magnetic field. So in the presence of the external magnetic field, there is a change in the magnetic dipole moment of the electron या of the atom. ठीक, तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये चेंजेस हो रहे हैं. तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन की बात है. अगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो है पर एटम सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो है इसमें चेंज हो रहा है, क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, रिवोल्यूशन के फ्रीक्वेंसी में. सो फॉर द होल एटम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समेशन करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा. यहाँ पे B कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द रेडियस. जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है. अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग बोर थ्योरी में पढ़े हैं. अगर इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज करता है उसके रेडियस भी चेंज होते हैं. तो या इसको ऐसे लिखे, कंसिडरिंग all the electrons in the atom, considering all the electrons in the atom, the overall change in the magnetic moment is, ओवरऑल चेंज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चेंज जो है हमारा इस प्रकार का हो रहा है, BE स्क्वायर समेशन R स्क्वायर बाई 4m. ठीक, तो ये जो है दिस इज द ओवरऑल चेंज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम. अब अगर हमारा जो मटेरियल है उसमें अगर n एटम से पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लोग मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. सो मैग्नेटाइजेशन जो है ऑन द लार्जर स्केल we can now evaluate what is the change in the magnetization of the atom. Magnetization is the magnetic dipole moment per unit volume. ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके. So if there are n atoms per unit volume, यदि n atoms है, per unit volume, then the magnetization is given by, तो मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन अगर n एटम्स है तो इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए. ऊपर जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है. सो दिस इज आवर मैग्नेटाइजेशन. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा मैग्नेटाइजेशन चेंज हुआ. तो नेट इफेक्ट ये हुआ कि व्हेन यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ए ओवरऑल चेंज इन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल. मैग्नेटाइजेशन अगर चेंज हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. यहाँ पे पहला चीज तो ये है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है. तो मैग्नेटाइजेशन जो हमारा ओवरऑल हो रहा है वो नेगेटिव सेंस में हो रहा है, माने मैग्नेट बी जो है उसके ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है, अब इसमें एक चीज ये है कि इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्बिट्स जो है दे आर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड.
ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में ये एक रैंडम थ्योरी है, ये एक रैंडमाइजेशन का सिचुएशन है। ये डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो वो तो अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे हमको ओवरऑल इफेक्ट सभी ऑर्बिट्स का लेना होता है, एंड ऑल ऑर्बिट्स आर नॉट नेसेसरीली नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर जो सभी ऑर्बिट्स का हम लोग स्क्वायर कर ले रहे हैं उसके रेडियस का, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय ये एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, और ये एवरेज क्वांटिटी क्या है? इट इज द स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑर्बिट, it is the square of the projection of the orbit radius for different electrons in a direction perpendicular to b। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली आर स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बाय द प्रोजेक्शन along the magnetic axis, so there is a change। तो इसमें जो है एक चेंज होता है। in the atom all the orbits are not necessarily normal to the magnetic field direction। So in order to consider all the orbits, we take the projection of radius on the axis normal नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू। तुम लोग जानते हो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी, तो इसके यहाँ पे जो है इस एक्सिस पे हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आर स्क्वायर जो है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें है, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है। यू कैन टेक दिस रिजल्ट एज ग्रांटेड। सो आर स्क्वायर हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ये स्क्वायर है। आर स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय, और ये 2/3 आर स्क्वायर जो है दिस इज द स्क्वायर ऑफ द एवरेज। ठीक है, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर, इससे हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, तो हमारा मैग्नेटाइजेशन इन दिस सिचुएशन क्या हो जाता है? मैग्नेटाइजेशन इज -NBE स्क्वायर समेशन आर स्क्वायर बाई 6m, 2/3 हो जाता है यहाँ। तो अगर हम जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी देखें, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन का क्या रिलेशन है? M इज इक्वल टू काई टाइम्स H। जितना हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देते हैं उसके प्रोपोर्शनल मैग्नेटाइजेशन होता है, या अलाइनमेंट होता है डाइपोल्स का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो तो हमारा जो मैग्नेटिक जो हमारा ससेप्टिबिलिटी है, बस यूजिंग द रिलेशन M इक्वल टू काई टाइम्स H, काई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक सेकेंड जरा हमको ये काई दे देने दो। काई टाइम्स H, we can find the magnetic susceptibility as, sorry ये नहीं, तो हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो रहा है, दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज दिस क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में हम क्या देख रहे हैं? वी हैव म्यू नॉट permeability of free space and total number of atoms per unit volume E square R square by 6। ठीक है, अब यहाँ पे खास एक बात ये है कि जो तुम्हारा काई है इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई पहले कर दे, बताते हैं। आर स्क्वायर की जगह जो है हम लोग एवरेज रखेंगे, क्योंकि हम लोग एवरेज ले रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग द एवरेज of the square
ऑफ द रेडियाई, रेडियाई माने प्लूरल ऑफ रेडियस, बहुत सारे रेडियस। तो बेसिकली इस रिजल्ट में खास बात ये देखो कि काई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी बी, ये बी से इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंड नहीं कर रहा बी पर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का भी कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो है तुम्हारा जो काई है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर असर ही नहीं कर रहा और वो नेगेटिव साइन के साथ है, टेम्परेचर का भी कोई डिपेंडेंस नहीं है। और क्यूरी ने जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यही एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया था। तो जो लैंजुआ थ्योरी है, इट इज एक्सप्लेनिंग हाउ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि डिफाइन करता है कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटाइज होगा, कितना उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए इन्होंने जो है कंक्लूजन निकाला। फ्रॉम द एक्सप्रेशन of magnetic susceptibility, we find that the susceptibility is independent independent of the magnetic field, B दूसरा independent of temperature, T इसमें टेम्परेचर का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसका हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये जो है इट विल चेंज, इट्स मैग्नेटाइजेशन विल चेंज, and these results they are consistent with Curie's experimental results for diamagnetic materials। तो इस प्रकार से जो है लैंजुआ थ्योरी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के को एक्सप्लेन करता है, डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करता है। these results are consistent with the experimental results of Curie, क्यूरी के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ ये कंसिस्टेंट है। Thus the Langlois theory explains the diamagnetism। तो इन्होंने जो है डायमैग्नेटिज्म को इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसका जो इनका जो दूसरा थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म को भी जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया बाय सिमिलर फॉर्मलिज्म, लैंजुआ थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। पैरामैग्नेटिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया, लेट अस सी। कुछ इसी तरह का अप्रोच उन्होंने इसमें भी यूज किया। एंड ही फाउंड द डिफरेंस एंड ही फाउंड द हाउ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी is defined for a paramagnetic material or how it varies for paramagnetic material। तो let us see that topic। तो यहाँ पे जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो लैंजुआ ने भी एक अजम्पशन लेकर के चला था कि हर एक एटम जो है इट हैज ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये खास बात इसमें ये है कि ये मैग्नेटिक, दोनों में फर्क को समझो। इन्होंने डायमैग्नेटिक के सिचुएशन में कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं लिया था, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में देयर इज ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब है उस मटेरियल में डाइपोल्स जो है दे आर सच दैट दे हैव ए नॉट नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे, ठीक है। उनमें उनके अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट जीरो, इट हैज ए नेट वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू।
अब जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, द ओनली थिंग दैट विल हैपन कि ये इसमें जो परमानेंट पहले से नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दैट विल ओरिएंट इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन अ पर्टिकुलर एंगल। और ये ओरिएंटेशन जो है, इस ओरिएंटेशन के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ये तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ा होगा, पीई कॉस थीटा, तो यहाँ पे एमबी कॉस थीटा हो जाता। पहले समझो इसमें। अब इसके ट्रीटमेंट में जो है, देयर इज समथिंग, सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल नेचर, ठीक है। इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल नेचर है, हम देखे बताएंगे उसको। अब इसमें सवाल ये है कि ये जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, this magnetization, how this magnetization is changing और how this magnetization is occurring। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, हम लोग इसको देखेंगे। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, अकॉर्डिंग टू Langevin assumption, the paramagnetic material possess a net non-zero dipole moment, This means that in these materials, the dipoles are oriented in such a manner that there is a net non-zero, माने यहाँ पे जो वेक्टोरियली कैंसलेशन नहीं हो रहा। एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने देखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का लास्ट लेक्चर में, कि इसमें जो है एक स्पिन होता है जो अनपेयर्ड होता है, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे। सो देयर इज अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द मटेरियल, उस मटेरियल में ये प्रेजेंट है। इसके लिए हमको बाहर से फील्ड देने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, द इफेक्ट दैट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड creates is that the dipoles are aligned with the magnetic field at a particular angle, तुम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक पता नहीं पढ़ा है कि नहीं? अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, उसका कुछ थोड़ा सा रिजल्ट इसमें यूज होता है। खैर यहाँ पर हम लोग उससे जितना सिंपल तरीके से हो सकता है बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर यहाँ पे यही होता है कि वो डाइपोल्स जो है, दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा। This alignment is associated with a potential energy which is, कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो होती है mb cos थीटा। जैसे pe cos थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जब ओरिएंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वहां पे माइनस पीई कॉस थीटा होता है, यहाँ पे जो है ये एम बी कॉस थीटा होता है। दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द डाइपोल
in the dipole when it aligns itself with at an angle theta with the magnetic फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब ये थीटा एंगल बना के अलाइन होता है तो इस समय इतनी एनर्जी होती है इसकी, ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। थीटा 0, 180, 90 इसके लिए अलग अलग एनर्जी। नाउ अब जो है इसमें क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं, सो वी हैव टू यूज सम स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो हमको सबसे पहले ये निकालना होगा, मैंने ये हमको कंसिडर करना होगा कि ये अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज कैसे होगा जब थीटा चेंज होगा। एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, थीटा के साथ चेंज होगा। थीटा 0 होगा, माइनस एम बी होगा, 180 होगा, प्लस एम बी होगा, थीटा 90 होगा, 0 होगा। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। तो थीटा के साथ हमारा जो ये एनर्जी है दैट इज चेंजिंग। The potential energy will change according to theta या एंगल, जो एंगल है उसके अनुसार ये चेंज होगा according to theta. So using the concept of हमने तुमको पहले ही बताया, ये जो है बेसिकली स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, concept of classical statistics. We can evaluate the number of atoms that are aligned with the magnetic field at angles. तो ये जो एंगल्स हैं हमारे, जहां तक इसका वेरिएशन हो रहा है, दिस एंगल इज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, एंगल्स थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। एक छोटे से रेंज में कितने जो हमारे डाइपोल्स है या एटम्स है वो अलाइंड है इन विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रिजल्ट है, अगेन यू हैव टू यूज ए रिजल्ट टेकन फॉर ग्रांटेड। ये हम लोग यहाँ पर जो है इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, या इवेल्युएट करना बहुत लंबा है, हम बता देंगे कभी। ये पोलराइजेशन अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें से भी आता है। तो यहाँ पे जो है दिस नंबर डी एन, इट इज शोइंग द अमाउंट, द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर अलाइंड इन ए पर्टिकुलर एंगल रेंज, जो कि थीटा टू डी थीटा जो है बहुत स्मॉल वेरिएशन। सी एक कांस्टेंट है। अब देखो इस एक्सप्रेशन में एक पैरामीटर आ गया के टी जो है क्या है, के क्या होता है, के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है ये टेम्परेचर है। तो यहां पर जो है सो वी सी, एक एक जो रिजल्ट है मैथमेटिकल उसका कंक्लूजन हमको जानना होता है। सो वी सी दैट द नंबर ऑफ एटम्स that are aligned in a particular direction, in a small angle range, have a temperature dependence। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस आ गया है। K is the Boltzmann constant, and T is temperature, ये टेम्परेचर है, कहीं कहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी लिखा रहता है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस से कहा गया, अगर टेम्परेचर, इसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर T चेंज होगा तो DN भी चेंज होगा, ठीक। तो अब जो है, अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लोगों को जो है पहले हम लोगों को काई निकालना है। बेसिकली दोनों थ्योरीज में
you have to find the dependence, you have to find an expression for magnetic susceptibility. यही काम हमने करना है, तभी हमको पता चलेगा कि मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस प्रकार से अराइज हो रहे हैं। तो इस इवैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो mb/kt है, एक ये मैथमेटिकल स्टेप है। mb/kt को एक कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं, एक वैल्यू दे देते हैं अल्फा, एंड देन वी विल, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है टू सिंप्लीफाई द थिंग, टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल प्रोसेस वी यूज। एक हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, mb/kt को हम लोगों ने रख दिया अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक। अब जब ये mb/kt इक्वल टू अल्फा इसको हमने रखा, नाउ हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस हम फिर से बता रहे हैं, आवर पर्पस इज टू फाइंड आउट काई। द पर्पस ऑफ द मैथमेटिकल स्टेप्स is to find the magnetic susceptibility, magnetic susceptibility। हम लोगों को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से मतलब है, उसी से पता चलेगा कि फिजिकली क्या कंडीशन हो रहा है। तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारा जो dn का एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा सिंपल दिखेगा हमको, अल्फा से जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, mb/kt की जगह तुमने रख दिया यहाँ पर अल्फा। So this is the number of atoms that are aligned in a particular at a particular angle range, ठीक है। तो अब जो है जैसे हम लोग डायमैग्नेटिज्म में किए, यहाँ पर भी हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उसी से रिलेटेड है हमारा मैग्नेटाइजेशन। The total number of atoms in a unit volume of the paramagnetic material is, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, हमने dn जो है इसका डिपेंडेंस एंगुलर है, एंगल पे ये डिपेंड कर रहा है। तो टोटल वॉल्यूम में निकालने के लिए हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 to पाई, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन जो है तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, यू कैन डू दिस, ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। कैसे हो यहाँ पे यदि हम cos थीटा को x रख दे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा जो है क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और हमारा एक एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको जो है ये बहुत कठिन नहीं है। द इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व बाय द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पढ़े होगे, 12th लेवल से पढ़ाया जाता है सब्स्टिट्यूशन। हम लोग जो है cos थीटा को x रख दें, अगर यू कैन फाइंड आउट दिस इंटीग्रल। हमने cos थीटा को अगर यहाँ पे x रख दिया तो हमारा जो है माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बी dx। तो साइन थीटा डी थीटा का जो है हमको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, साइन थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dx। ये जो है ये हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो तुम्हारा इंटीग्रल हो जाएगा, दिस इंटीग्रल, इसका लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा, -1 to 1, एंड दिस विल बी ए सिंपल एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल। ये जो है 11th क्लास का लड़का भी इसको सॉल्व कर सकता है।
ये है सी जो है हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। तो जब हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर लेंगे, e टू द पावर अल्फा एक्स है, इंटीग्रल है, यू कैन फाइंड इट अल्फा e टू द पावर अल्फा नीचे आ जाएगा। उसके बाद तुम लिमिट्स रखोगे, तो जो कांस्टेंट c है हमारा, द कांस्टेंट c इज, ये कांस्टेंट c जो है हमारा कुछ इस प्रकार का निकलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना कि n अल्फा है, n इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अल्फा जो है इट इज mb/kT, अल्फा इज mb/kT, दैट हैज ए टेम्परेचर डिपेंडेंस, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उस डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज m cos थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है सभी n एटम्स का अगर हम ले यूनिट वॉल्यूम में, हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। सो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटाइजेशन, हमको का ही निकालना है, ध्यान देना। द मैग्नेटाइजेशन कैन बी obtained if we consider the all the atoms in a unit volume of the पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में अगर हम सभी जो तुम्हारे एटम्स है उनको कंसीडर करें, तो आवर मैग्नेटाइजेशन इट कैन बी फाउंड आउट। मैग्नेटाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सी। टू ऑब्टेन द मैग्नेटाइजेशन, वी कंसीडर the component of magnetic field along the component of magnetic dipole moment along the direction of the magnetic field के डायरेक्शन में जो है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है हम इसके कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं। तो दिस m, इसमें हम जो है 0 to पाई m cos थीटा क्या है, m cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है वी आर कंसीडरिंग m cos थीटा dn की जगह जो है हम लोग ऊपर वाला एक्सप्रेशन रखे c e टू द पावर अल्फा cos थीटा sin थीटा d थीटा, हमने इसको रखा। यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन फाइंड आउट बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर से जो है हम cos थीटा को x रखें तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा। अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। cos थीटा को जो है हम x रख दें, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा को x रखने पे क्या आएगा, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो, तो अभी तो करने का समय नहीं है, हम बता रहे हैं। तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो है cos थीटा को रिप्लेस किया गया है x से, तो हमारा x आ गया, ठीक है। c की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, अल्फा से रिलेटेड है, अल्फा पर डिपेंडेंट है, अल्फा हैज टेम्परेचर डिपेंडेंस। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज ये तुम्हारे जो है फिजिकल रिजल्ट्स में काम आएगा। तो ये जो है दिस इज द मैग्नेटाइजेशन दैट वी हैव ऑब्टेन, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में तुम्हारा एक c आएगा, तुमको c की वैल्यू रखनी है जो तुमने अभी कैलकुलेट करा। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ c, ये तुम लोग खुद करके देख सकते हो। इसमें जो है
ultimately you will get a hyperbolic function by solving the integration and putting the value of the value of c we have. तो यहाँ पे जो है एक cot h जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये आएगा. ये दिस इज obtained फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड दिस इज नोन टू. ये हमें पता है, ये तुम्हें पता है, ये तुम लोग पढ़े हो, एकदम अनजाना नहीं है. यहाँ पे जो एल अल्फा है, जो कोटेंजेंट वाला जो फंक्शन है, उसको हम लोगों ने एल अल्फा डिफाइन किया है और इसको जो है बोलते हैं लैंजुआ फंक्शन. इज कॉल्ड लैंजुआ फंक्शन. इसको हम लोग लैंजुआ फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अब जो है तुम्हारा जो ये लैंजुआ, अब तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन जो है इट इज इक्वल टू एम एन. एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of one atom. N is the number of atoms per unit volume. L alpha is the Langevin function that has a quantity alpha, and this alpha is temperature dependent, mb by kt. तो ये Langevin function जो है this is explaining that, इसका पहला रिजल्ट तो ये है कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है इट हैज ए टेम्परेचर डिपेंडेंस. ये जो सारा गणित किया, इस सारे गणित का एक रिजल्ट अभी हमको ये मिला है कि दिस क्वांटिटी इज हैज ए टेम्परेचर डिपेंडेंस. द नेट कंक्लूजन ऑफ द नेट कंक्लूजन of the mathematical steps या mathematical process is that we have obtained an expression for the magnetization for the paramagnetic materials which has a temperature dependence. इसका एक temperature dependence है, and that temperature dependence is contained in the Langevin function. ठीक है. And this temperature dependence is contained in the Langevin function. ये Langevin function में जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस इसका कंटेन्ड है. ठीक है. तो अब जो है, अब हमको यहाँ पे कुछ केसेस देखने हैं, कुछ सिचुएशंस देखने हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर या फील्ड में ये मैग्नेटाइजेशन कैसे चेंज होगा. तो we have a dependence of m. m क्या है? m is the मैग्नेटाइजेशन, जो अलाइनमेंट है डाइपोल्स का. m on temperature and temperature. ठीक है. So we consider the following cases. हम जो है ये फॉलोइंग केसेस कंसिडर करते हैं. पॉइंट नंबर 1, सपोज जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है. इन दिस सिचुएशन टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, माने अल्फा जो है mb by kt, दिस अल्फा इज क्वाइट लार्ज and the magnetic field
इज क्वाइट हाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एम बी बाई के टी, बी ज्यादा है टी कम है, तो ओवरऑल क्या है, अल्फा इज ए लार्ज क्वांटिटी। अल्फा यदि लार्ज क्वांटिटी होगा तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, तो हमारा जो ये एल अल्फा है, जो लैंजुआ फंक्शन है, विच इज द कोटेंजेंट अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, दिस विल टेंड टू 1, ये 1 की ओर जाएगा, एंड मैग्नेटाइजेशन विल बी सिंपली m into n in the limit of large B and low temperature, इसमें पहले समझ लो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है पहले समझ लो, उसके बाद मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन करके तुम फॉर्मूले से देख सकते हो, मैथमेटिकल रिजल्ट्स तुमको हर जगह मिल जाएंगे, ये इक्वेशंस में मिल जाएंगे। फिजिक्स क्या होता है, द फिजिकल इफेक्ट इज that the dipoles are aligned in the direction of magnetic field। इससे पहले हमने बताया था टेम्परेचर जो है इसका काम होता है रैंडमाइज करना, तो रैंडम होने की टेंडेंसी यहाँ पे कम है, रैंडमाइजेशन की टेंडेंसी यहाँ पे कम है, ठीक है, रैंडमाइजेशन नहीं हो रहा, अलाइनमेंट हो रहा है डाइपोल्स का। The dipoles have a tendency to align in the direction of field, in the direction of field, इनकी टेंडेंसी होती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड में अलाइन करने की, रैंडम अलाइनमेंट जो है यहाँ पे रैंडमनेस नहीं होता है, एंड देयर इज नो रैंडमनेस, नो नहीं कहे, देयर इज लेस रैंडमनेस as temperature is low, ठीक है, ये फिजिक्स है। मैथमेटिकली हमारा जो एल अल्फा है, जो लैंजुआ फंक्शन है, दैट टेंड्स टू 1, ये जो है 1 की ओर टेंड करता है। मैथमेटिकली द लैंजुआ फंक्शन टेंड्स टू 1, और हमारा जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये सिंपली ऊपर वाले एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा, दिस मैग्नेटाइजेशन विल बी, एक सेकेंड, अच्छा चलो चलो, the magnetization is simply m equal to small m into n, मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, इसमें भी जो फिजिक्स है वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइपोल्स दे हैव अलाइंड देमसेल्व्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देयर इज अ सिचुएशन कि अब और डाइपोल्स नहीं बचते हैं दैट कैन अलाइन और दैट हैव द पॉसिबिलिटी टू अलाइन, तो तुम्हारा जो मैग्नेटाइजेशन है इट विल रीच ए सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है, सैचुरेशन मींस ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल्स, जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स थे या मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स, दे हैव अलाइंड देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। This means that all the dipoles have, all the dipoles, yeah, or the maximum number of dipoles have aligned themselves in the direction of field, in the direction of field, when there is, when the maximum number or all the dipoles have aligned
in the direction of field, then the situation is called saturation. ये जो है यहाँ पर saturation हो जाता है. अब जो है the system, the paramagnetic material is not left with any more dipole that can align in the direction of field. अब ये और कोई उसके पास डाइपोल नहीं बचा है कि वो अलाइनमेंट होगा उसका, वो सैचुरेट हो चुका है. So this is the situation that is occurring in the limit of low temperatures and large magnetic field. तो वहां पे जो है इन द लो टेम्परेचर एंड लार्ज मैग्नेटिक फील्ड अलाइनमेंट और प्रॉपर ओरिएंटेशन इज फेवर्ड. उस पर उसको फेवर होता है, रैंडमनेस फेवर नहीं होता. रैंडमनेस यदि फेवर होगा तो हमारे डाइपोल्स जो है वो अलाइन नहीं हो पाएंगे. दे विल नॉट बी एबल टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो ये जो है दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन विथ अल्फा. अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर. तो अल्फा एक ऐसा क्वांटिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर दोनों का वेरिएशन को कंटेन कर रहा है. अल्फा एक ऐसा क्वांटिटी है which has the combined effect of orientation and randomization. The graph shows the variation of magnetization M and alpha which is a quantity, alpha के लिए लिख रहे हैं, which is a quantity that contains the effect of B which tends to orient the dipoles, and T which tends to randomize the dipole. दोनों के इफेक्ट को ये जो है ये कंटेन करता है. दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग अल्फा के साथ एम का वेरिएशन ले रहे हैं. ठीक है. नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होगा, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा का जो इफेक्ट है वो कम है. इन दैट सिचुएशन जो तुम्हारा लैंजुआ फंक्शन है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा बाई 3. और यहां से जो है हम लोग मैग्नेटाइजेशन और काई की वैल्यू निकाल सकते हैं. इन द नॉर्मल कंडीशन, ये तो हम लोगों ने एक बात किया कि जब फील्ड बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो. इन द नॉर्मल कंडीशन अल्फा इज स्मॉल and the magnetization is given by तो हमारा यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन हो जाता है दैट इज माने जो हमारा लैंजुआ फंक्शन है इट इज अल्फा बाई 3. और इससे हम लोग मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो पहले mn था, अब जो मैग्नेटाइजेशन है इट इज mn अल्फा बाई 3. अल्फा की वैल्यू रखो mb बाई t, तो m स्क्वायर b बाई 3 kt आएगा. b जो है इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स h है, 3 मैग्नेटिक वेक्टर्स. तुम लोगों को मैग्नेटिज्म भी तब बताना होगा अगर नहीं पता है. b इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स h, b की वैल्यू रखो म्यू नॉट h बाई 3 kt. तो जाहिर सी बात है ये mn से कम है. तो हमारा काई जो है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज m बाई h. सो आवर काई इज म्यू नॉट एन एम स्क्वायर बाई 3 kt. म्यू नॉट एन एम स्क्वायर बाई 3 के एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग c रखते हैं. एंड दिस इज हाउ वी गेट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ paramagnetism by Langevin theory.
तो लैंजवा थ्योरी ने जो है दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया कि जो ये जो सी है इसको क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, बट दिस लैंजवा थ्योरी हैज सर्टेन शॉर्टकमिंग्स, और इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वेस्ट जो है फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और क्यूरी वेस्ट लॉ दिया गया इसके लिए। एंड देन वी विल मूव टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस, दैट इज द फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म कैसे अराइज होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट इज देयर फिजिक्स, we will learn it in the next lecture tomorrow.